कौन सा स्पाइडरमैन चाहिए, टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड? ये तीनों मिलेंगे कि नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन ऐसा मिल रहा है जो किसी ने नहीं मांगा था। मैं बात कर रहा हूं निकोलस केज के स्पाइडरमैन नोआ के बारे में, जो कि एक अमेज़न की सीरीज होने वाली है। एंड ये स्पाइडरमैन का क्रिएशन तब हुआ होगा जब मेकर्स ने सोचा होगा कि यार हमें ना बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज जैसा कुछ बनाना है, बट वॉट इफ इट वॉज डन विद स्पाइडरमैन। मतलब ये स्पाइडरमैन की जो पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग और उसकी आइडियोलॉजी है ना, उसके विपरीत दिशा में भागता है। जहां पे स्पाइडरमैन की दुनिया कलरफुल है तो ये एकदम डार्क है, जहां पर वो थोड़ा सा हैप्पी जॉली और इस टाइप की वाइब्स को देता है, ये एकदम ब्रूटल, एकदम वायलेंट। जहां स्पाइडरमैन रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, ये एकदम काले, बिल्कुल डार्क। मैंने कहा ना कि मेकर्स ने सोचा कि हमको अगर बैटमैन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। और सिर्फ विजुअल्स के मामले में नहीं, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्रूटल जाते हैं, बहुत ज्यादा डार्क जाते हैं। आई मीन अंकल बेन का जिस तरह से इस पूरी कहानी में अंत हुआ है ना, मैं बताता हूँ ना। तो इसकी कहानी शुरू होती है डेली ब्यूगल की बिल्डिंग के बाहर, और ना पूरा माहौल जो है वो स्नो वाला है और कुछ कुछ ऐसा डार्क गॉथमी वाइब्स आएंगी तुमको इससे। पुलिस वालों को कॉल मिला है, वो अंदर जाते हैं, दे फाइंड आउट जे जोना जेमसन की डेड बॉडी पड़ी है और उसके साइड में मौजूद है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन पुलिस वालों को देखकर चौंक जाता है, पुलिस वाले स्पाइडरमैन को देखकर घबरा जाते हैं, वो उस पर गोलियां फायर करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी वेबिंग्स का यूज करके उनकी गन्स वगैरह को उनसे छीन देता है, बांध बूंद देता है। द थिंग टू बी नोटिस्ड हियर कि इसके जो वेब्स हैं वो पूरी तरह से डार्क ब्लैक कलर के हैं, सब चीजें डार्क। नोआ नाम है ना, फ्रेंच वर्ड, उसका मतलब भी ब्लैक ही होता है, तो या दे वेंट हार्ड विद ब्लैक। खैर स्पाइडरमैन जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है, लेकिन फिर हमको एक बैकग्राउंड दिया जाता है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत आज से 3 हफ्ते पहले हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि इस पूरी सिटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये 1930s की कहानी है, 1933 टू बी प्रिसाइज। और ये पूरी कहानी हिटलर, उसकी नाजी आइडियोलॉजी और कैसे वो सेम आइडियोलॉजी अब यूएस में भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और उसका राइज होता जा रहा है, तो उस चीज को कैसे कॉम्बैट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड है। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो एकदम खतरनाक टेंशन वाला माहौल बना हुआ है, इस वजह से जो यूएस है उसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर जितने गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। और इसी बीच हम लोग देखते हैं डेली ब्यूगल के एक फोटोग्राफर बेन यूरिक को जाता है, कुछ लोगों की फोटोज खींचने की कोशिश करता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंट्री होती है आंट मे की। यहाँ पर आंट मे जो है ना वो थोड़ी बगावत वाले मोड पे है, मतलब लोगों को अवेयर कराना, खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाना, नॉन वायलेंस, और जो गरीब लोग हैं उनका सपोर्ट बनने की कोशिश करना। वो मेन 616 यूनिवर्स में भी ये चीज करती हैं, बट यहाँ पर इसमें थोड़ा और एम्फेसाइज किया हुआ है, और उन्हें इस चीज में पूरी तरह से सपोर्ट करता है उनका नेफ्यू पीटर पार्कर। वो वहां पर नारे लगा ही रही होती हैं कि तभी वहां पे 3 बड़े गुंडे आते हैं जो कि एक्चुअली द गॉब्लिन मसल कहलाते हैं। मतलब जो नॉर्मन ऑसबॉर्न है वो इस यूनिवर्स में गैंगस्टर टाइप शिट करता है, तो उसको लोग गॉब्लिन कह के बुलाते हैं, और उसके साथ जो 2-3 लोग हैं ये वही हैं। वो आंट मे को नारे लगाता हुआ देख उनके ऊपर चाबुक बरसाने लगते हैं, पीटर आकर उन्हें छुड़ाता है, जैसे तैसे सारी चीजें हो ही रही होती हैं, वो पीटर के ऊपर भी हाथ उठाने लगते हैं। इतने में वहीं खड़ा हुआ बेन यूरिक जो है वो इनकी फोटो खींच लेता है, और फिर ये वहां से बैक ऑफ कर जाते हैं। ये चीज देखकर आंट मे को काफी अच्छा लगता है कि बेन यूरिक वहां पर खड़े हुए बस तमाशा देख नहीं रहा था, ही डिसाइडेड टू स्टेप इन एंड डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन बेन जो है वो पीटर की तरफ देखता है, और उसको पीटर के अंदर एक फायर नजर आती है। मतलब इतने पावरफुल गुंडे होने के बाद भी वो बैक डाउन नहीं करता है, तो ये देखकर बेन काफी इंप्रेस हो जाता है। वो उसे वहीं पर मौजूद एक नाइट क्लब में लेके जाता है जिसका नाम द ब्लैक कैट था। इस नाइट क्लब को ऑपरेट करते हैं फिलिशिया हार्डी। जिन भी लोगों ने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी हैं या थोड़ा बहुत एनिमेटेड शो देखा है, दे माइट बी नोइंग कि फिलिशिया हार्डी एक्चुअली में ब्लैक कैट ही बनती है 616 यूनिवर्स में। अभी तक हमको मूवीज में नहीं दिखाई गई, बट आई होप इट चेंजेस सून। खैर फिलिशिया बेन को देख के उनको वेलकम करती है, पीटर के साथ उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ आने के लिए थोड़े छोटे नहीं हो। वो कहता है मैं तुमको अपना आईडी तब दिखाऊंगा जब तुम मुझे अपना लिकर लाइसेंस दिखाओगी। ये सुनकर फिलिशिया ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाती है। वो दोनों बैठते हैं एक कॉर्नर में और बातचीत करना शुरू करते हैं। बेन उसे बताता है कि पीटर जिनके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है वो पावर्स काफी तगड़ी हैं। मेयर, पुलिस का चीफ, इसके अलावा जितने भी छोटे मोटे लोग हैं उन सबको नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी गॉब्लिन गैंग ने खरीद रखा है। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के पूरा सिस्टम करप्ट है, और पीटर जितनी भी कोशिश कर ले ऐसे नॉर्मल तरीके से तो वो उनको हरा नहीं सकता। अब यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है उसने एक सर्कस में जितने भी फ्रीक्स होते हैं ना उनको अपने अंडर में ले लिया है। सबसे पहला आता है क्रेवन। क्रेवन जो है वो एनिमल्स को ट्रेन करता है, और इसी वजह से वो मतलब जितने जानवर वगैरह हैं उनको हल्का फुल्का कंट्रोल कर सकता है। फिर उसके साथ में घूमता है वल्चर। एड्रियन टूम्स इस यूनिवर्स में एक बहुत ही वियर्ड टाइप का क्रीचर है जो कि एक मिस्ट्री है, उसको मैं थोड़ा आगे जाके रिवील करूंगा। लेकिन ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न वहां पहुंच जाता है। वो पीटर को देखते ही पहचान लेता है और उसको कहता है अरे तुम तो अंकल बेन के भांजे हो ना, मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता चला कि तुम्हारे अंकल को कुछ जंगली कुत्तों ने फाड़ दिया था। पीटर कहता है कि उनको किसी कुत्ते ने नहीं फाड़ा, उनका मर्डर हुआ था, जो गटर की गंदगी होती है ना उसने उनको जान से मारा था।
ये बात सुनकर नॉर्मन ऑसबॉर्न के पीछे खड़ा हुआ वल्चर जो है वो थोड़ा ज्यादा ही इनरेज्ड हो जाता है और अपने लंबे लंबे दांत लेके पीटर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पीटर उस चीज को देख के डरता नहीं है, लेकिन नॉर्मन उसे वहीं रोक देता है ये बोलकर कि यहाँ पे नहीं। लेकिन इस पूरे कमोशन को देखकर फिलिशिया वहां पर आती है और इन दोनों को अपने क्लब से बाहर निकाल देती है। इस बात को देखकर बेन यूरिक भी बहुत खुश नहीं होता, लेकिन वो पीटर से कहता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वो उसे लेके जाता है डेली ब्यूगल में जे जोना जेमसन के पास, जो कि पीटर से मिलकर थोड़ा इंप्रेस होता है। वो पीटर की कहानी सुनता है और उसको कहता है कि उसे पीटर को लेकर कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि अगर वो पीटर से सिंपैथाइज करने लगेगा तो उसको आधे शहर के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम पूरे शहर की ही है। लेकिन हाँ, वो पीटर को एक जॉब दे देता है। जॉब होती है फोटोज खींचना नहीं, बेन यूरिक को असिस्ट करना। मतलब बेन जहां पर भी फोटोग्राफी करने जाता था, जिस भी क्राइम सीन की जो भी चीजें हुई हैं, उसको डेली ब्यूगल के लिए जब भी वो फोटोग्राफ करता था तो वहां पर पीटर खड़े होकर लाइटिंग संभालता था। अब बेन यूरिक का ना इस पूरी चीज के पीछे एक पर्पस है। वो पीटर को दिखाना चाहता है कि न्यूयॉर्क में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और पीटर उनका अकेले सामना नहीं कर सकता, ताकि पीटर जो है वो ऑटोमेटिकली इन प्रॉब्लम्स को बड़ा पहाड़ समझे और बैक ऑफ कर जाए। लेकिन पीटर पार्कर है, हम सबको पता है कि वो इतनी आसानी से कभी भी बैक ऑफ नहीं करने वाला। और इस बीच हमको बैक स्टोरी दिखाई जाती है। मतलब बेन यूरिक ना नशेड़ी है, तो वो ऐसे कुछ इंजेक्ट करता है और फिर अपने ख्वाबों में खो जाता है। वो याद करता है कि पीटर पार्कर के जो अंकल थे उनकी मौत कैसे हुई। मतलब अंकल बेन जो थे उनको पहले तो नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी पूरी गैंग ने बहुत बुरी तरीके से पीटा, और जब वो अधमरे हो चुके थे लेकिन जिंदा थे, तब वल्चर ने, जंगली कुत्तों ने नहीं, वल्चर ने आकर के अंकल बेन को पूरी तरह से खा लिया। बहुत गंदे तरीके से फाड़ दिया, नोच दिया और उनके अंदर का जितना भी सब कुछ है बाहर निकाल करके। उनको देखकर ऐसा लगा कि किसी जंगली जानवर ने उनको जान से मारा है, एक इंसान ने नहीं। एंड इसके पीछे का रीजन वही था जो पीटर करने की कोशिश कर रहा है, लोगों का भला करना। नॉर्मन ऑसबॉर्न के रास्ते में आए तो उसने साफ कर दिया, और ये चीज पीटर को नहीं पता, लेकिन बेन यूरिक को पता है, क्योंकि उस रात वो भी वहां पर मौजूद था। अब इसके बाद पीटर और बेन जो है वो एक जलती हुई बिल्डिंग के पास जाते हैं उसकी फोटोज खींचने, लेकिन पीटर को समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल फायर नहीं है, इसको नॉर्मन ऑसबॉर्न के लोगों ने किया है, और उसे वहां फोटोज में उस बात का प्रूफ भी मिल जाता है। वो बेन के पास जाता है, बेन को कहता है कि हमारे पास सबूत है, हम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते इसको लेकर। वो कहता है कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली, ये सारा का सारा सिस्टम करप्ट है, और मैं तुमको इतने लंबे टाइम से वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। तो पीटर कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। वो बेन यूरिक की खींची हुई फोटोज को डेली ब्यूगल लेके जाता है, और जब वो वापस आता है इस गुड न्यूज के साथ कि जो भी उन्होंने फोटोज ली हैं वो फ्रंट पेज पे जा रही हैं, तब तक उसे पता चलता है कि बेन ने इंजेक्शन लिया और नशे में है। तभी वहां पर बेन के पास एक फोन आता है, जो कि एक ड्रग ड्रॉप की टिप थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर बेन जो है वो सही होश में नहीं रहता, तो पीटर उस फोन कॉल को रिसीव करता है और उस मौके पे पहुंच जाता है। वहां पर वो जाके देखता है कि ऑसबॉर्न के आदमी मौजूद हैं और ये एक स्पाइडर जैसी दिखने वाली मूर्ति को स्मगल कर रहे हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें से एक पूछता है कि भाई ऑसबॉर्न को ये चाहिए क्यों। तो वो कहता है कि ना उसको शौक है, वुडू और ये जादू टोने, काले जादू, ब्लैक मैजिक वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो अपने पास रखता है, बस शौकिया तौर पे। उसको क्या करना है क्या नहीं करना कोई नहीं जानता। लेकिन वो लोग इस चीज को जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो मूर्ति गिरती है, टूट जाती है, और उसमें से कई हजारों मकड़ियां निकलती हैं। पहले तो वो मकड़ियां निकल के वहीं पर एक आदमी मौजूद होता है, उसको काटने लगती है, जान से मार देती है। पीटर ऊपर राफ्टर्स पे छुप के सारी चीजें देख रहा था, और तभी एक छोटी सी मकड़ी आती है और उसको काट लेती है। पीटर अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो चीखेगा तो वहां पर जितने भी लोग हैं उनको उस बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी वो मकड़ी पीटर को दोबारा काटती है, और तब उसे एक विजन आता है, एक बहुत ही बड़े से स्पाइडर का, जो पीटर को कहता है कि तू चीख क्यों नहीं रहा, तुझे घबराना नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूं जिनके इविल इंटेंशंस होते हैं, लेकिन तुझे मैं कर्ज दूंगा, पावर का कर्ज। अब इसके बाद पीटर बेहोश हो जाता है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो उसी सेम जगह पर उन राफ्टर से उल्टा लटका हुआ था, और उसको कुछ काले मकड़ी के जालों ने ऐसे इनगल्फ किया हुआ था। वो जैसे तैसे वहां से उठता है, एंड ही फाइंड्स ही हैज पावर। वो बहुत ही आसानी से इतनी ऊंची छत पे से बस ऐसे नीचे कूदता हुआ निकल जाता है, और वो खुद भी इस चीज पे सरप्राइज होता है, बट ही रियलाइजेस कि हाँ कुछ तो बदल गया। इधर हम देखते हैं कि बेन यूरिक ने वो जो फोटो खींची थी ना, मतलब वो जो आग जल रही थी और वहां पर नॉर्मन ऑसबॉर्न का जो आदमी दिखाई दिया था, उस फोटो को लेके वो ऑसबॉर्न के पास जाता है और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। ऑसबॉर्न इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बट ही अंडरस्टैंड्स कि ये चीज थ्रेट है उसके लिए, तो वो उस फोटो को खरीद लेता है, और इस मोमेंट के लिए वो बेन यूरिक को थोड़ा एंटरटेन भी करता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे स्पाइडरमैन की। ये ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन नोआ की कॉस्ट्यूम में नहीं है, बिकॉज पीटर इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसे करना क्या है। वो वहां पर आता है, जितने भी उसके पाशुंदे होते हैं उनको मारता है, और तब उसे वहां पर बेन यूरिक दिखाई देता है। बेन ये सब कुछ देखकर वहां से भाग निकलता है। पीटर उसको चेस डाउन करता है और कन्फ्रंट करता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब यह है कि तू भी मिला हुआ है। बेन को पहले तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो आवाज से पहचान लेता है कि ये तो पीटर है।
पीटर का इतना बुरा कॉन्फिडेंस शेक हो चुका था कि वो वहां से निकल जाता और कहता है मुझसे दोबारा बात मत करना। लेकिन इस बात को देखकर बेन अंदर से ह्यूमिलिएटेड फील करता है। जब नॉर्मन उसके पास आता है वो पैसों का लिफाफा देकर, तो वो पैसे उसके सामने उड़ा देता है और कहता है मुझे नहीं जरूरत है इन चीजों की। लेकिन नॉर्मन समझ जाता है कि बेन अब उसके लिए खतरा बन सकता है। तो बेन यूरिक अपने घर जाता है और उसके पास इतने सालों में जितने भी सबूत थे ना नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ, वो सारे इकट्ठे करने शुरू कर देता है। एंड ही फाइनली डिसाइड्स कि वो सब कुछ लेके जाएगा जे जोना जेमसन के पास और अपनी कहानी को पब्लिश कराएगा, दुनिया के सामने लेके आएगा। वो एक्साइटमेंट में आके जेमसन को कॉल करता है, जो उससे पूछता है कि तुम हो कहां पर, वहीं रहना, मैं आ रहा हूं। हम लोग इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि पीटर पार्कर को समझ में आ चुका है कि उसे अगर इस क्राइम का, नॉर्मन ऑसबॉर्न, गॉब्लिन, पूरी गैंग का सामना करना है, तो ही हैज टू कम अप विद अ बेटर स्ट्रैटेजी। तो वो अपने अंकल बेन की आर्मी वाली यूनिफॉर्म निकालता है। वो कहता है कि अंकल बेन जो एक हीरो बनना चाहते थे वो कभी बन नहीं पाए, इस यूनिफॉर्म को वो रिस्पेक्ट मिला नहीं जो ये डिजर्व करती है, तो उसी से वो अपनी खुद की स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम बनाना शुरू करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेन यूरिक जो काफी एक्साइटेड है, उसके गेट पर एक नॉक होती है। वो जाता है, दरवाजा खोलता है, ही फाइंड्स अ फेमिलियर फेस, लेकिन वो फेस एक बंदूक निकालता है और उसको शूट कर देता है। बेन यूरिक डाइज ऑन द स्पॉट और हमको दिखाते हैं कि गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि जे जोना जेमसन है। इधर पीटर स्पाइडरमैन नोआर बनने के बाद डिसाइड करता है बेन को कन्फ्रंट करने के लिए। जब वो उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है तो ही फाइंड्स कि बेन मर चुका है। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा बुरी तरह से रोता है। वो बार बार एक ही चीज बोलता है, नॉट अगेन, नॉट अगेन। उसने कुछ टाइम पहले अपने अंकल को खोया था, अब एक अच्छा दोस्त जिसको अपना मेंटोर भी समझता था, ही हैज ऑल्सो डाइड। वो पुलिस को बुलाता है, पुलिस वहां पर आती है, वो देखती है पीटर को। पहले तो वो उसी पे शक करते हैं, बट देन दे रियलाइज कि नहीं, ये काम नहीं कर सकता। इधर जेमसन साहब जिस काम के लिए गए थे ना, मतलब बेन को जान से मारने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ जितने भी सबूत वहां पर थे उनको इकट्ठा करने, वो उसे मिलते नहीं है। मतलब जेमसन ने जब बेन को मारा उसके बाद जब वो अंदर गया तो उस अपार्टमेंट में नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ कुछ भी नहीं था। और ये बात देखकर नॉर्मन काफी गुस्से में रहता है। कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी न किसी इंसान ने वहां पर सबूत जितने भी थे उनको मिटा दिया या फिर गायब कर दिया। लेकिन वो हो कौन सकता है। इधर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर हताश, दुखी और परेशान बैठा हुआ है। तभी उसके पास फिलिशिया हार्डी का जो राइट हैंड इन्फोर्सर होता है ना, वो आता है और कहता है कि तुमसे फिलिशिया मिलना चाहती है उसके क्लब में। पीटर उसको फॉलो करते हुए फिलिशिया के क्लब में पहुंचता है और तब हमें ये पता चलता है कि वो सारे सबूत एक्चुअली में फिलिशिया के पास है। वो पीटर को देती है और कहती है कि बेन तुम पे आंखें बंद करके भरोसा करता था, तो मैं भी कर रही हूँ। यूज देम वाइजली, लेकिन हाँ, किसी पे भी भरोसा मत करना, जे जोना जेमसन पे भी नहीं है। बिकॉज अगर तुम सोच रहे हो कि इन सबको लेके तुम उसके पास जाओगे और वो खुशी खुशी ब्यूगल में पब्लिश कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। पीटर इस बात को बहुत अच्छे से समझता है और इसके कुछ दिन बाद जब बेन का फ्यूनरल था तब उसे जेमसन मिलता है। जेमसन उसको कहता है कि क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। पीटर का स्पाइडर सेंस तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है, जिससे पीटर को समझ में आता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है। एंड ही अंडरस्टैंड्स कि जो भी बात फिलिशिया ने उससे कही थी वो पूरी तरह से सही है। अब अपने पास सबूत होने के बाद भी कोई सॉल्यूशन ना होने की वजह से पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न के जो क्राइम सिंडिकेट होता है ना, मतलब जो उसके ऑपरेशंस होते हैं, उनको टारगेट करना शुरू करता है। मतलब उसको लगता है कि अगर मैं इसका चेहरा दुनिया के सामने नहीं ला पा रहा हूं तो एटलीस्ट इसके ऑपरेशंस पे तो हर्ट करूं। एंड ये चीज वर्क भी करती है। मतलब ऑसबॉर्न के ऑपरेशंस अगर हिंडर हो रहे हैं तो वो परेशान होना शुरू हो जाता है और स्पाइडरमैन के लिए कहता है कि मुझे इसका सिर चाहिए। तभी वहां पर नॉर्मन का जो एक आदमी होता है वो कहता है कि मैंने फिलिशिया हार्डी को पीटर पार्कर के साथ जाते हुए देखा था कुछ दिन पहले, और फिर पीटर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर निकला था। नॉर्मन उसको कहता है बड़ी जल्दी बता दिया भैया। इधर फाइनली स्पाइडरमैन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सोचता है कि क्यों ना जेमसन को ही कन्फ्रंट किया जाए, पूछे तो सही कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो जेमसन के ऑफिस में जाता है एंड ही फाइंड्स कि जेमसन को ऑलरेडी किसी ने गोलियां मार रखी हैं। मतलब वो ऑलरेडी मरने वाला था। पीटर ने तो बस उसको धमकी दी थी, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जो स्टार्टिंग में हमको सीन दिखाया था ना, वो होता है कि मतलब पीटर वहां से भाग के निकल रहा है, पुलिस उसको शूट कर रही है, बगल में गोली भी लग चुकी है। बट फिर वो फाइनली जो नॉर्मन ऑसबॉर्न की गैंग वाली फाइल थी ना, उसको स्टडी करना शुरू करता है और उसको जो उसके इन्फोर्सर्स होते हैं उनके बारे में पता चलता है। पहला होता है क्रेवन, जो कि सर्कस में जानवरों को ट्रेन करता था। दूसरा होता है वल्चर, जो अपने आप में एक आधा इंसान आधा जानवर है। लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इस पूरी चीज को देखने के बाद तुरंत ही मॉर्चरी में पहुंचता है, जहां पर जे जोना जेमसन जो अब मर चुका है उसकी डेड बॉडी है। वो उसके पास जाता है, उसके चेहरे पे हाथ रखता है और उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करता है। और तब हमें पता चलता है कि ये बंदा एक्चुअली में जे जोना जेमसन नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का विलन कैमिलियन है, दिमित्री स्मर्देकोव, जो कि क्रेवन का हाफ ब्रदर है। इस यूनिवर्स में भी इन लोगों ने इस चीज को कैनन रखा हुआ है। उसके पास शक्ति थी अपने चेहरे को किसी भी दूसरे चेहरे की तरह मोल्ड करने की, और ये उसका सबसे बड़ा एक्ट था। मतलब वो बहुत लंबे टाइम से जेमसन बन के बैठा हुआ था, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ तो छोड़ दो,
उसके फेवर में आर्टिकल्स को पब्लिश करता है। और बस पीटर समझ जाता है कि अगर ये जेमसन नहीं है, इसका मतलब असली जेमसन कहीं ना कहीं जिंदा होगा। तो बस वो उस चीज को चेस करना शुरू करता है और हमको दिखाता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जेमसन को एक सेल में बंद करके रखा हुआ है। लेकिन वही दूसरी तरफ अब ऑसबॉर्न जो है वो पीटर पार्कर के पीछे पड़ चुका है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके पास सबूत है। तो वल्चर को भेजता है, जो कि आंट मे को ऑलमोस्ट खाने ही वाला था कि तभी स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है। वल्चर उसे देखकर आंट मे की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तेरे पास सुपर स्पीड है ना, तो क्या तू इतना तेज है कि जब तक मैं इसकी गर्दन मरोड़ूं तब तक तू मुझे आकर रोक ले। तो पीटर कहता है कि नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, ये बंदूक जरूर कर सकती है। वो बंदूक वल्चर की तरफ पॉइंट करता है और किसी भी सुपर हीरो, कोई भी एक सुपर हीरो इमेजिन कर लो तुम, स्पेशली स्पाइडरमैन, इस सिनेरियो में वो क्या करेगा? वो कुछ भी करे, एटलीस्ट गोलियां तो नहीं मारने वाला। लेकिन ये स्पाइडरमैन नोआ है, वो बंदूक पूरी जितनी गोलियां होती है सारी वल्चर में निकाल देता है। लेकिन ये बात देखकर आंट में बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो कहती है कि तुमने गलत किया और अहिंसा का रास्ता अपनाओ, यू आर अ हीरो, तुम्हें तो दूसरों का रोल मॉडल बनना चाहिए, लेकिन तुम भी उन्हीं में से एक निकले। तो पीटर ये बात सुन के थोड़ा दुखी होता है, लेकिन फिर वहां से निकल जाता है। इधर हमको दिखाते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है उसने फिलिशिया हार्डी को पकड़ लिया है, क्योंकि वही सबूत वाली चीज। तो फिलिशिया उसको कहती है कि जिस रात बेन यूरिक को तुम्हारा कैमिलियन मारने आया था तब वो वहीं पर थी। उसने कैमिलियन के वहां पहुंचने से पहले उन सारे सबूतों को उठाया और वहां से गायब हो गई। फिर वो सारे सबूत कहां है वो बताती नहीं है। तो तभी नॉर्मन उसको पकड़ के वो जितनी भी मकड़ियां थी ना, उसको उसने ग्लास के ऐसे बॉक्स में कैद करके रखा हुआ था, तो वहां फेंकने लगता है। लेकिन तभी हमारी स्पाइडरमैन की एंट्री होती है। यहाँ पर एक फाइट सीक्वेंस की शुरुआत हो जाती है। बढ़िया एक्शन। मैं बढ़िया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ ब्रूटैलिटी है जो हमको जनरली कॉमिक बुक्स में या फिर स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक्स में देखने को नहीं मिलती। मतलब बहुत ही कम। वो मॉर्लन वाला एंगल था, वहां पे मैंने देखा था कि वो उठा करके स्पाइडरमैन की आंख ही खा लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है वो डंडा उठाता है और क्रेवन के दांत तोड़ देता है। वो नेचुरली इस बात से खुश नहीं होता और जब उस पर लपकने की कोशिश करता है तो पीटर वो ग्लास चेंबर को तोड़ देता है और सारी मकड़ियां आकर के क्रेवन पे झूम जाती है और उसको जान से मार देती है। अब नॉर्मन ऑसबॉर्न जो अकेला बचा हुआ था वो फिलिशिया को लेकर गटरों में भागने लगता है, लेकिन तब पीटर वहां पहुंच जाता है। पीटर को देखकर नॉर्मन और उसके बीच में थोड़ी बहसबाजी होती है। नॉर्मन उसका मास्क निकाल देता है, उसको समझ में आता है ये तो पीटर पार्कर है। पीटर भी उसके मुंह पे पकड़ के जैसे ही हाथ मारता है उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि इसका जो चेहरा है ना वो रियल नहीं है, उसकी स्किन फेक है और उसकी असली स्किन एक गॉब्लिन और फिर जो रेप्टाइल स्किन होती है ना वैसी है। फिर हमको पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न बचपन से ही ऐसा था और इसीलिए लोग उसको गॉब्लिन बोलते हैं। पहले मजाक मस्ती में उसके मजे लेते थे, लेकिन अब डर के मारे बोलते हैं। एंड नॉर्मन एक्चुअली लाइक्स इट। वो पीटर की गन को उससे छीनता है, लेकिन पीटर उसको वेब कर देता है। जब तक वो गोली मारता है तो वहीं उसके हाथ में फटके फ्लावर हो जाती है और नॉर्मन थोड़ा घबरा के पीछे हटता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि क्रेवन जो पूरा मकड़ियों से ढका हुआ था वो नॉर्मन पे ही आके गिर जाता है। वो दोनों गटर में गिरते हैं और उसके बाद उनको नहीं दिखाया जाता, मतलब मर ही गए होंगे। और बस हमको फिर दिखाते हैं कि पीटर फिलिशिया के पास जाता है, उसको कहता है कि तुम्हारे और नॉर्मन के बीच में रिलेशनशिप थी, फिर तुम्हारे और बेन के बीच में भी रिलेशनशिप थी। फिलिशिया उसको कहती है इन सब बातों में मत पड़ो, तुम्हारे काम की नहीं है। मुझे जो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए करना था मैंने किया। पीटर वहां से निकल जाता है और फिर हमको दिखाते हैं कि कैसे इस यूनिवर्स में और भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। मतलब वो जो मैंने तुमको बताया था ना कि हिटलर के नाजीज जो है वो पावर में आ रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमको ऑटो ऑक्टेवियस जो डॉक्टर ऑक्टोपस है उसकी भी एक हल्की फुल्की टीज दी जाती है कि उसका कोई एक मिशन है जिसको अप्रूवल मिल गई है, मतलब पानी के अंदर जाने वाला है और इसके बाद उसकी कहानी भी है। लेकिन इस वीडियो को 6-8 घंटे का क्यों बनाया ना? अगर तुमको पसंद आया तो बताओ, लाइक वाइक करो, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उस पर भी बात कर सकते हैं। मिलता हूं अगले वाले में। टाटा, लाइक, सब्सक्राइब।